जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग हजारीबाग के अलग अलग पत्रकारों से आपको मिला रहे हैं। आज उसी क्रम में मेरे साथ जफरुल्ला सादिक सर हैं, जो पहले जेवियर स्कूल में उर्दू पढ़ाते थे। उसके पहले चार सरकारी नौकरियों को छोड़कर जेवियर ज्वाइन किया था। पत्रकारिता में 89 से आए थे। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी, क्यों इन्हें जेवियर स्कूल से निकाला गया था और क्यों लड़े थे वो अकेले। स्टूडेंट्स के हक में लड़े थे, टीचर्स के हक पे लड़े थे और आज तक पत्रकारिता कर रहे हैं 89 से। और सबसे यूनिक बात यह है कि हमेशा जब भी इनको देखते हैं मार्केट में तो वो पैदल ही जाते हैं। कभी भी बाइक चलाते हुए इन्हें कोई नहीं देखा है। अभी हजारीबाग का शख्स मैंने तो आज तक नहीं देखा है इनको, इतना सालों से हो गया। मैं इनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आप बताइए कैसे शुरू हुआ आपका लाइफ, शुरू में क्या करते थे, फिर पत्रकारिता में कैसे आए? हजारीबाग हम आए 87 में। यहीं से हमने बीएड किया। बीएड के बाद फिर हमने एक इंटर कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा। चित्रपुर में इंटर कॉलेज में, वहाँ मैं फाउंडर टीचर था। अच्छा। उसके बाद इसी बीच में संजीवर्स स्कूल में वैकेंसी आई, तो बीएड जब तक मैं कर चुका था तो यहाँ अप्लाई किया और यहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू भी यहाँ बहुत अजीबोगरीब हुआ। एक बार जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। गर्मी की छुट्टी का ज़माना था। जब मैं ज्वाइन करने गया तो प्रिंसिपल फादर डॉनली थे, उन्होंने कहा कि आप अभी ज्वाइन नहीं कीजिए। अच्छा। तो मैं रुक गया। फिर हमने वजह पूछा तो बोले कि एक कैंडिडेट और हैं जिन्होंने कहा है कि हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा। तो हमको मौका मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि फादर आपने हमको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, मेरा इंटरव्यू हो गया, अब दोबारा इंटरव्यू ले रहे हैं किसी एक कैंडिडेट के कहने पर। बोले कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट हो गया, दोबारा भी आ जाओगे। हमको भी थोड़ा अपनी पढ़ाई पर फख्र था कि देखें भाई अच्छा, कौन इतना बहादुर लड़का आया है। हाँ। तो हमने प्रिंसिपल से कहा कि ठीक है, हम दोबारा इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। 15 दिन के बाद इंटरव्यू का वक्त दिया गया। इंटरव्यू में कौन एक्सपर्ट आएगा, इसको जो मेरे स्कूल में रहते हुए भी बहुत ही खुफिया रखा गया। हमने भी कोशिश किया कि पता लगाएं कौन आखिर एक्सपर्ट आ रहा है, मगर हम कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल इंटरव्यू का दिन आ गया। इंटरव्यू हुआ, पहले क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाया। अच्छा। जो हमारे दूसरे दावेदार थे वो भी आए, उन्होंने भी पढ़ाया। उसके बाद फिर हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बोर्ड में गए तो हमने देखा कि बिल्कुल दो अनजान आदमी बैठे हुए हैं। एक अंग्रेज बैठा हुआ है। अच्छा। और एक साहब और हैं जो लगा के कुछ बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी हम दोनों में से किसी को हम पहचान नहीं सके कौन आदमी है। ये बाद में मुझे जानकर बहुत ही सख्त है, मैंने हैरत हुआ कि हमारे इंटरव्यू के लिए वो शख्स आया था जो पूरी दुनिया में फ़ारसी ज़बान में ट्रांसलेशन के लिए मशहूर और मरूफ आदमी है वो। अच्छा। फादर पॉल जैक्सन। अच्छा। फादर पॉल जैक्सन ने शरफुद्दीन एहिया मनेरी की किताब का, जो उनकी किताब फ़ारसी में है, उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया है। अच्छा। ईरान जाके उन्होंने फ़ारसी पढ़ा। और अभी वो किताब बहुत ही ऑथेंटिक है और फ़ारसी ज़बान में का अंग्रेज़ी में जो तर्जुमा हुआ है पॉल जैक्सन ने जो किया है वो बहुत ही ऑथेंटिक है वो। तो हमको लगा कि चलो कम से कम हिंदुस्तान की एक मशहूर, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि फ़ारसी में दुनिया के चंद अच्छे जानकारों में। अच्छा, वो हजारीबाग आ गए थे, मेरे इंटरव्यू में वो मौजूद थे। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। बहुत टफ इंटरव्यू हुआ लेकिन बहुत कायदे से इंटरव्यू लिया। अच्छा। एक साहब और थे जिनको मैं नहीं पहचानता था, उन्होंने भी बहुत कुछ हमसे पूछा। आखिरी सवाल जो हमसे पूछा गया कि आखिर संजीवर्स में आप क्यों रहना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात थी, हमको लगा कि अब जब तक इन लोगों को थोड़ा खुश नहीं किया जाए, अब मैंने उनका नैया पार लगाना मुश्किल है। तो उसमें कुछ सच्चाई भी थी और कुछ तारीफ भी थी। हमने कहा कि देखिए, हम 4 सरकारी नौकरी छोड़ के हम इस स्कूल में आए हैं। तो नौकरी का सिर्फ अगर शौक़ होता तो हम छोड़ के नहीं आते, इससे अच्छे जॉब में हम थे। हम यहाँ आए हैं एक ये कि हमको पढ़ाने लिखाने का शौक़ है और संजीवर्स बहुत ही हिंदुस्तान का मशहूर मरूफ इदारा है। तो ऐसे इदारे में हम लोग बिल्कुल गांव देहात के बैकग्राउंड के आदमी हैं। और मैं सच्चाई से बताऊं कि ज़मीन में बोड़ा बिछा के पढ़ने वालों में हम लोग हैं। अच्छा। कभी बेंच डेस्क हम लोगों ने नहीं देखा। बिल्कुल। 8-9 में गए तब नया स्कूल खुला था, उसमें एडमिशन हुआ।
तो बेंच डेस्क में बैठने का मौका वही 8-9 में मिला। अब फिर बोड़ा में बैठ के हम लोग पढ़ने वाले थे। आप इसको इस तरह समझ लें कि जब मैट्रिक का इम्तहान देने हम हज़ारीबाग आए तो तमाम साथियों की ख्वाहिश हुई कि भाई ज़रा हज़ारीबाग घूमा जाए। वो हज़ारीबाग पहली बार आए थे, अपने चंद साथियों के साथ जो मैट्रिक का इम्तहान देने आए थे, तो घूमने को निकले। और घूमते घूमते हम सेंट ज़ेवियर्स स्कूल के करीब गए। उस वक्त स्कूल का बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, पहले नहीं होता था। तो हमने साथियों से कहा कि बाप इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये क्या चीज़ है ये? तो मेरे कोई साथी नहीं बता सके। एक आदमी वहीं से गुजर रहे थे, तो हमें पूछा कि भाई इसमें क्या होता है, क्या चीज़ है? बोला ये सेंट ज़ेवियर्स स्कूल है। अच्छा, ये स्कूल इतना बड़ा स्कूल होता है, ये मेरे ज़हनी में नहीं था। तो हमने अपने 2-3 साथियों को कहा कि चलो गेट खोल के अंदर घुसते हैं। अच्छा। तो तमाम साथियों ने कहा कि अंदर मत घुसो, बहुत मारेगा पकड़ के। तो डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई, चुनांचा मैं भी डरा और स्कूल में घुसने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये इत्तेफाक है कि फिर उसी स्कूल में हमको पढ़ाने का मौका मिला। तो 87 में आप ज्वाइन किया? हाँ, 87 में हमने ज्वाइन कर लिया। तो दोबारा जो इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू दोनों तरफ से बहुत हुआ। वो हमारे जो दावेदार थे उस ओहदे के, उन्होंने भी अच्छा इंटरव्यू दिया। लेकिन इंटरव्यू के बाद जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट मेरे फेवर में थी। और फादर जॉन डॉनली चूँकि हमको बहुत मानते थे, तो सच पूछिए तो दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले ही शाम में वो मेरे घर आए। मैं उस वक्त लोसिंगना में रहता था। अच्छा। तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। तो हम जिनके साथ रहते थे, एक चिट्ठी उन्होंने दिया कि तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी है। अच्छा। क्या खुशखबरी है? नहीं दिया। तो नेक्स्ट डे तुम स्कूल आओ। हम गए तो हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। फिर हमने ज्वाइन किया और फिर वहाँ पढ़ाने का सिलसिला रहा। तो 87 से आप 99 तक रहे स्कूल में। तो ये 10 साल पढ़ाया, इसमें एक्सपीरियंस उर्दू में तो काफ़ी कुछ माहिर हो गए थे आप। जी। पढ़ाते पढ़ाते हुए थे कि पहले से? नहीं, महारत तो थी पहले से, चूँकि हम खुद भी कॉलेज में पढ़ाते थे। हम स्कूल में नहीं पढ़ाया था, कॉलेज में पढ़ाते थे। तो पढ़ाने का तजुर्बा था। लेकिन यहाँ आए तो कुछ बच्चों से भी सीखने का मौका मिला और बिल्कुल नए माहौल में। क्योंकि हम लोग जो पढ़ा था वो और सेंट ज़ेवियर्स में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो दिमागी में नहीं आ सकती है कि पढ़ाई का वो तरीका यहाँ है। तो बहुत कुछ सीखा हमने, सीख के यहाँ तक हम पहुँचे। इसी बीच में तमाम लोगों की ख्वाहिश हुई कि टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होने वाला था। अच्छा। तो मेरी एक्टिविटी से तमाम टीचर लोगों ने, उस वक्त मेरे वक्त में तकरीबन 72 टीचर थे, 72। तो सबकी ख्वाहिश हुई कि इस बार के चुनाव में ज़फ़रुल्लाह साहब को खड़ा किया जाए। यही हम लोगों की नुमाइंदगी मैनेजिंग कमेटी में अच्छे से कर सकते हैं। लोगों की राय हुई तो हमने भी नॉमिनेशन किया। मेरे खिलाफ में एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, रमेश। अच्छा। उन्होंने भी किया। तो ये 2 नुमाइंदे हुए। मैनेजिंग कमेटी के लोग मेरी एक्टिविटी की वजह से नहीं चाहते थे कि मैं मैनेजिंग कमेटी में एज टीचर रिप्रेजेंटेटिव जाऊँ। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट? हाँ, स्कूल मैनेजमेंट नहीं चाहता था। चुनांचे स्कूल मैनेजमेंट ने और रमेश सर जो थे मैथमेटिक्स के टीचर, बैकग्राउंड से उनको सपोर्ट किया। अच्छा। और कोशिश किया कि जो क्रिश्चियन टीचर्स हैं उन पर असर डाल करके उन लोगों से वोट रमेश जी को करवा दिया जाए। हम किसी से बोलने नहीं गए कि हमको आप वोट दें। टीचर ही मेरी पैरवी कर रहे थे। इलेक्शन हुआ, 72 लोगों ने हिस्सा लिया। 72 लोगों में 79 लोगों ने मेरे 69 लोगों ने मेरे हक में वोट दिया। और बाकी मैनेजमेंट के जो 4 फादर लोग थे, हमको लगता है कि उन लोगों का वोट रमेश जी को मिला। तो एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ मैं जीता। उसके बाद मैनेजमेंट के साथ बात होने लगी। अब इत्तेफाक है कि हमारे ही पीरियड में, क्योंकि स्कूल मैनेजिंग कमेटी के साथ हम लोगों का ये एग्रीमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे पैसा बढ़ाएगी हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले था ये कि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कम था। तो मैनेजमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे। इसके बाद जब 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई, जिस वक्त मैं रिप्रेजेंटेटिव था, 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कम हो गया। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ गया। तो हम लोगों ने कहा कि आपको जो देना है दीजिए, लेकिन डीए दीजिए। डीए 6 महीना का स्कूल नहीं देता था। जनवरी का जुलाई में, जुलाई का दिसंबर में, तो 6 महीने ख़त्म हो जाता था। इसी बुनियाद पर टीचर लोगों ने मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ हल्ला हंगामा शुरू किया। मैं चूँकि टीआर था इसलिए मैनेजिंग कमेटी में सारी बात हमको रखनी थी। बहुत हल्ला हंगामा हुआ, मैनेजमेंट किसी हाल से नहीं माना।
स्कूल में 144 लगा, ताला बंद हुआ। लड़कों ने भी हल्ला हंगामा किया, पेरेंट्स ने किया, टीचर ने हंगामा किया। फीस की वृद्धि भी तो हो गई थी उसमें। इसी बीच में जब हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को 5th पे कमीशन के हिसाब से फीस बढ़ाइए, तो इन लोगों ने बच्चों का ट्यूशन फी तो बढ़ा दिया। बच्चों का ट्यूशन फी 42% बढ़ा दिया, डबल 42% बढ़ा दिया, और हम लोगों को सिर्फ 8% दिया। अच्छा। तो हमने कहा कि जब ट्यूशन फी आपने बढ़ाया है हम लोगों को स्केल देने के नाम पर, तो आप 42% बढ़ा के 8% दे रहे हैं, कम से कम उसको 20% भी कीजिए तो एक मार्जिन हो उसमें। मैनेजमेंट तैयार नहीं हुआ। तब गार्जियन लोगों ने हंगामा शुरू किया कि जब पैसा ले लिया तो टीचर लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं। टीचर कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो टीचर भी हंगामा कर रहे हैं, पेरेंट भी हंगामा कर रहे हैं। चुनांचा इसी पीरियड में स्कूल में 144 लग गया, स्कूल बंद हो गया। तब मैनेजमेंट के लोग हमसे मिले, टीचर लोगों को बुलाया कि भाई देखिए आप भी लड़िएगा, पेरेंट भी लड़ेंगे, तब तो यहाँ तालाबंदी हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। तो बोले कि आप लोग स्कूल खोलने में मेरी मदद कीजिए, आप लोगों का जो पैसा बढ़ा है वो बढ़ा के हम देंगे। चुनांचा हम लोग भी लालच में आ गए, स्कूल हमने खोल दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई स्कूल खोलिए, स्कूल चलना चाहिए। स्कूल चला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुआ। 30-40 लेटर मैनेजिंग कमेटी को लिख के दिया गया, ये लोग टस समझ नहीं हुए। अच्छा, मतलब आप लोगों का पैसा नहीं बढ़ाया गया? एक पैसा नहीं बढ़ाया गया, जो था वही अपनी जगह पर रहा और ट्यूशन फी बढ़ गया। हम लोग अपना स्केल का डिमांड करते रहे। इस बीच में स्कूल मैनेजिंग कमेटी ने देखा कि उन लोगों ने ये समझा कि ये सारा हंगामा हम करवा रहे हैं। अच्छा। जबकि हम भी हंगामा करने में हम भी शामिल थे, हम टीआर थे, हमको टीचर का साथ देना है। मैनेजिंग कमेटी में हंगामा करते थे। तो इन लोगों ने जब देखा कि स्कूल खुल गया है, अब तो कोई हंगामा नहीं रहा, तो हमको इन लोगों ने शो कॉज किया। अच्छा। शो कॉज किया, उसमें 8 शो कॉज हमको किया कि आप इसका जवाब हमको 1 हफ्ते के अंदर दीजिए। तो जब ये शो कॉज आया तो हमने टीचर को कहा कि भाई इस लड़ाई की वजह से ये शो कॉज हुआ है, तो आप सब लोग जाके मैनेजिंग कमेटी से बात कीजिए कि क्यों मेरे टीआर को शो कॉज किया आपने। तो उस वक्त टीचर लोग थोड़ा डर गए। अच्छा। कि ये बोलने वाले लोग लड़ने वाले आदमी हैं, टीआर है, इनको तो शो कॉज हुआ, हमको ही मुसीबत आ सकती है। बहरहाल उसको हमने फेस किया, उस शो कॉज का जवाब दिया। शो कॉज का जवाब दिया, इन लोगों ने उसको अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया और एक नई कमेटी जांच की बैठाई। डीके पांडे, वो बोकारो स्टील सिटी में स्कूल मैनेजमेंट के वो इंचार्ज थे स्टील सिटी के, उनको मेंबर बनाया, उनको मैनेज किया और 15 दिनों तक गवाही चलती रही। मेरे तरफ से लगभग 22 टीचरों ने मेरे हक में गवाही दी और स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस तमाम गवाही और स्टेटमेंट के बावजूद जब वो इंक्वायरी अफसर डीके पांडे जाने लगे तो उन लोगों ने कहा, हमसे भी कहा, मैनेजमेंट के लोगों से भी कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग दोनों मिल के आपस में तस्फिया कर लीजिए और ख़त्म कीजिए बात को। अच्छा। तो हमसे पूछा कि आप रेडी हैं? मैं कहता हूँ हम रेडी हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ मैनेजमेंट के सेक्रेटरी मेरे बैठे हुए हैं, ये बात करें, हम बात करते हैं, तैयार हैं। तो डीके पांडे ने पूछा सेक्रेटरी से कि आप तैयार हैं? तो बोले कि इतना जल्दी हम जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा। बात ख़त्म हो गई। लेकिन डीके पांडे ने इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद एक बात कहा कि अब तक लगभग 100 से ज़्यादा इंक्वायरी हम कर चुके हैं। इतना बोल्ड, इतना साफ बोलने वाला और अपने राइट के लिए लड़ने वाला कोई टीचर हमने पहली बार देखा है। तो हमसे बोले कि जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल के भी खुशी हुई, जांच भी किया है, आप कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम इत्मीनान थे कि अरे कुछ हमने किया ही नहीं है। जांच रिपोर्ट आई तो 100% मेरे खिलाफ। अच्छा। जो काम हमने नहीं भी किया था उसका भी इल्ज़ाम हम पर। चुनांचा फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए, उस वक्त एजुकेशनल ट्रिब्यूनल नहीं बना था। इस बीच में मैनेजिंग कमेटी ने कोशिश किया वो हमसे तालमेल करें। तो यहाँ जो सबसे बड़े प्रीस्ट रहते हैं यहाँ पेट्रोल पंप के पास, वहाँ हाउस में, उन्होंने हमको बुलाया एक बार, बुला के बोले कि भाई क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे हम भी माइनॉरिटी हैं, आप भी माइनॉरिटी हैं, आपस में बैठ के कुछ ले दे के तस्वीर कर लेना चाहिए। हमें कि हम बैठे हुए हैं, तस्वीर कर लीजिए। तो हमसे बोले कि आप ज्वाइन कर लीजिए और इस पीरियड का जो पैसा है उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा। मगर देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसे ही के लिए काम करते हैं और आपने तो ज़बरदस्ती हटाया, हमारा तो कुछ कसूर भी नहीं था।
तो ज्वाइन तो कर ही लेंगे आप, जो पैसा है जो इधर साल 2 साल का वो पैसा भी दे दीजिए, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तैयार नहीं है, बोले कि ऐसा कीजिए कि पैसा छोड़ दीजिए, आपको हम वाइस प्रिंसिपल बना देते हैं। अच्छा। और इन टीचर लोगों का साथ आप छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि फादर देखिए, हमको जिसने पैदा किया है, हमारा यकीन है मजहबी कि वही हमको खाने को देता है। तो अगर मेरी किस्मत में भीख मांगना लिखा हुआ है तो संजीवर्स के गेट पे हम संजीवर्स के बच्चों से भीख मांग लेंगे, लेकिन हम टीचर के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। ये मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है। तो समझिए कि फिर हम मर जाएंगे, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हमसे उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी जा सकती है। अच्छा। हम क्या, हमको इसका अंदाज़ा है, लेकिन हम टीचर से गद्दारी नहीं करेंगे। आपको मेरे ख़िलाफ़ जो करना है आप कीजिए, मेरे किस्मत में जो होगा होगा। आप ही मेरे राज़िक़ नहीं हैं, वही आदमी आपको भी देता है जो हमको भी देता है। उसके 1 हफ़्ते के बाद मैं नौकरी से हटा दिया गया। अच्छा। बाज़ाब्ता लेटर मिल गया, हट गए। तब फिर हाई कोर्ट में अपील में गए हम। हाई कोर्ट में एजुकेशनल ट्रिब्यूनल में हम मुकदमा जीत गए। अच्छा। स्कूल हारा। हाँ। सारा पैसा तकरीबन वो 1 करोड़ के आसपास है, नौकरी देने का और सारा पैसा बकाया देने का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया। तो ट्रिब्यूनल में यह है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में आप सिंगल बेंच में अपील कर सकते हैं। अच्छा। तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी सिंगल बेंच में अपील में है। अच्छा। तो अपील किए हुए तकरीबन 4 साल हो गए, हटे हुए तो हम लोग 22-23 साल हो गए। अब तक मुकदमा चल रहा है। अब लगता है कि वो जल्द चल रहा है। अभी मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा। मुकदमा अभी भी चल रहा है, हाई कोर्ट से ख़त्म नहीं हुआ है। मैं एक जगह जीता हुआ हूँ। अच्छा। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला कोर्ट से कब होगा, लेकिन उनको लगता है कि 1 महीने के अंदर मतलब आपका पूरा पैसा वापस हो पूरा। इसलिए कि हमारी तरह सेम केस में जमशेदपुर का एक केस था, उस टीचर को 1 करोड़ रुपया देने का बाज़ाब्ता उसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया। थोड़ा सा बंद कर लीजिए, थोड़ा देर 5 मिनट रुक जाइए। हाँ, उसको बंद कर लीजिए, लाइव चल रहा है। अरे तो वो मुकदमा चल रहा है, हमको लगता है कि वो मुकदमा हम जीतेंगे। अभी उसका फैसला नहीं आया है, लेकिन फैसला आएगा। अच्छा। और मेरे हक में आएगा। अच्छा। तो वो आएगा तो हम समझते हैं लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो हमारा बकाया है वो मिलेगा। अब बाइज्जत तरीके से अब तो नौकरी की उम्र मेरी नहीं रही। बिल्कुल। हाँ। अब तो हम रिटायरिंग एज में आए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे स्कूल से बाहर जब निकले तो फिर क्या करना शुरू किया और फिर क्या हुआ लाइफ में, क्या चला? चूँकि मैं पत्रकारिता करता था। हाँ। अब देखा कि रोजी तो रहा नहीं। हाँ। ट्यूशन कभी पढ़ाना हम पसंद नहीं किया। हाँ। हम संजीवर्स में थे भी। हाँ। उस ज़माने में भी हम ट्यूशन पढ़ाते थे। हाँ। लेकिन हमने किसी बच्चे से फीस नहीं लिया। अच्छा। और हम दूसरे टीचर को भी कहते थे कि जो बच्चा आता है हम समझते हैं कि 50 लड़कों को घर पे पढ़ाया हमने। लेकिन कभी हमने किसी से ट्यूशन फीस नहीं लिया। तो वो ट्यूशन हम पढ़ा के आमदनी भी नहीं कर सकते थे। पत्रकारिता चूँकि हम शुरू से करते थे तो एकमात्र मेरी ज़िंदगी का सहारा वही था। तो उसको बाज़ाब्ता खरीदूँ या मोटरसाइकिल खरीदूँ। हालांकि चलाना मैं जानता हूँ। अच्छा। लेके कभी कभी साथियों से शौक में चलाता हूँ। लेकिन उसको मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एक तो वो है, दूसरा ये कि कोई हमारी ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत जल्दी में कोई काम भी नहीं है, चलने से थोड़ा सा हेल्थ भी बनता है। दूसरा ये कि मैं कभी कभी लोग टोकते हैं तो हम जवाब नहीं देते हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिस ज़माने में हम लोग जर्नलिज्म करते थे ये आज भी करते हैं। और आज का जो नया जनरेशन आया है, आसमान ज़मीन का दोनों में फ़र्क है। अभी तो वो लोग जिनको उंगली पकड़ के हमने लिखना सिखाया, वो पत्रकार दोस्त हमारे अभी कार में चलते हैं। मोटरसाइकिल तो लगभग सबों के पास है। तो बल्कि मैं कहीं जाता हूँ तो पैदल चलने की नौबत कम ही आती है। कोई न कोई लिफ्ट दे के हमको पहुँचा देता है। चलिए सर, कुछ मेरे स्टूडेंट मिल गए, कुछ मेरे पत्रकार दोस्त मिल गए, कुछ साथी मिल गए, तो वो मेरा काम निकल जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि उसकी हमको ख़ास ज़रूरत फील नहीं करते हैं। और पत्रकारिता करते करते किताबें भी आपने शायद लिखना शुरू किया, वो कब से शौक आया और कितना मतलब कठिन रहता है एक किताब को फॉर्मुलेट करना, एक पूरा स्ट्रक्चर देना? आर्टिकल तो हम बहुत शुरू से लिखते थे। आर्टिकल हम मैट्रिक में थे उस वक्त से लिखते थे, और हिंदुस्तान के तमाम बड़े उर्दू अखबारों में वो आर्टिकल मेरा छपता था, वो सब मेरे पास है। उसके बाद ख्वाहिश हुई कि जब मैं स्कूल में था तो हमने देखा कि बच्चों को स्कूल के ग्रामर के लिए कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिलेबस में है, उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले हमने ग्रामर की एक किताब लिखा। पटना से गुडविल पब्लिकेशन ने उसको छापा। अच्छा। और वो किताब बड़ी मशहूर हुई। CBSE स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में भी हम समझते हैं कि 50,000 वो किताब हमारी बिकी, और आज भी वो किताब चलती है। वो दूसरी किताब हमने लिखा उन लोगों पर जो
पत्रकारिता के मैदान में जो पिछड़ गए और उन्होंने जो मिसाल कायम की, उन लोगों के सिलसिले में हमने आर्टिकल लिखना शुरू किया। अब वो उसको हम कंपाइल कर रहे हैं, किताबी शक्ल देने वाले हैं। वो एक किताब अभी हाल में हमने 2 महीना पहले लिखी है, बल्कि कंपाइल किया है। ये वो किताब है, मेरे ग्रैंडफादर जब इमरजेंसी के ज़माने में, मेरे ग्रैंडफादर, थोड़ा सा मैं बता दूं अपना फैमिली बैकग्राउंड, कि पूरा मेरा ख़ानदान अपने मुजाहिदीन आज़ादी का ख़ानदान रहा है। एक्चुअली मैं रहने वाला पटना सादिकपुर का मोहल्ले का हूँ। सादिकपुर मोहल्ले का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे फैमिली के 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है और 8 लोगों को काला पानी की सज़ा हुई है। अच्छा, ये अंग्रेज के टाइम, अंग्रेज के वक्त में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मेरा पूरा ख़ानदान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। 1857 के बगावत के बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये सादिकपुर की ये फैमिली अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ है, तो बाज़ाब्ता 1857 के बाद बुलडोज़र चलाकर वहाँ पर 8 फैमिली हमारी थी, हमारे फैमिली के एक एक मकान को बुलडोज़र चला कर ढा दिया गया। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो आज बिल्डिंग बनी हुई है सादिकपुर मोहल्ले में, वो बिल्डिंग हमारे मकान में बनी हुई है। तो अंग्रेज़ों ने सज़ा देने के लिए कि लो इन लोगों का मकान ढा के यहाँ पे शौचालय बना देते हैं। वो शौचालय आज भी है। न तो सरकार ने मेरी ज़मीन वापस किया, न मुआवजा दिया, और न हम लोग इसका कोई मुआवजा मांगने कभी गए। तो वो खून में, तो वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का वो जोश था। तो वो वही वजह है कि मैं ना तो बेईमानी कर पाता हूँ और न बेईमानी को बर्दाश्त कर पाता हूँ। अब उसकी वजह से जो लोग समझे सज़ा हो तो सज़ा ही समझिए, मैं उसको खुशी खुशी भोग रहा हूँ। तो आप लोगों को बता दूं कि ज़फ़रुल्लाह सर की बेटी जो है वो भी किताब लिखती हैं, तो उनको शायद आपसे इंस्पिरेशन है। वो तो अलीगढ़ में पढ़ती हैं और किताबें भी लिखती हैं। वो इस्मा ज़फ़र है। तो एक्चुअली ठीक है कि हम उसके फादर हैं, तो तारीफ में उसने कह दिया होगा कि फादर को देख के हम लिखते हैं, लेकिन सच्ची बात ही है कि वो उसको बोलने और लिखने दोनों का अपना शौक़ है। हम थोड़ी बहुत हमने मदद कर दिया है, लेकिन वो उसका अपना क्रेडिट है। अब तक 4 किताबें उसने लिखी हैं और अभी अलीगढ़ का रिज़ल्ट आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश ऑनर्स में पूरी यूनिवर्सिटी में उसने 13th पोजीशन लाया है। तो अभी वो दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए एडमिशन टेस्ट की वो तैयारी कर रही है। अब दुआ कीजिए कि वो टेस्ट में हो जाए तो आगे कुछ करे। तो देखिए, यही थी कहानी, किस तरह से जेवियर स्कूल में आए, पढ़ा रहे थे, फिर इनको निकाला गया और केस अभी भी चल रहा है। जो जेवियर स्कूल के खिलाफ किए थे, अभी भी वो केस चल रहा है। उसके बाद पत्रकारिता में आए और पैदल क्यों चलते थे सर ने बता ही दिया किस तरह से, और अभी भी हम लोग देखते रहते हैं, मिल जाते हैं। पत्रकारिता के दौर में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं और लिखने के लिए पहुंचते हैं, स्पॉट पर भी पहुंचते हैं, हर प्रोग्राम में भी पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपने लेखनी से लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जो भी मिलता है उस पर वो लिख रहे हैं। और ऐसी उर्दू, मतलब हम लोग तो स्कूल से पढ़े हैं, जेवियर स्कूल से, तो उर्दू लिए हुए थे, तो उर्दू सब्जेक्ट में जो कमांड था हम लोगों ने वहीं से सीखा। जो नज़म और जो शेर में कमांड था सर का, वो वहीं से सीखा। और तब समझ में आया कि हाँ, इतना कुछ पढ़ने के बाद जब हम पत्रकारिता करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ अलग होता है। क्योंकि आप खुद बच्चों को पढ़ाते तो पेपर में तो गलती का चांस बहुत कम होता होगा, एडिटर को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा। मैंने पूरे बिहार में जो चंद अच्छे लिखने वाले कौमी तंजीम में थे, वो 4 लोग थे जो, तो उनमें उन 4 लोगों में एक मेरा भी शुमार होता था। कि आप लोग राइटअप भेजते होंगे तो वो ऐसे ही छप जाता होगा कुछ। शुरू में जब लिखना शुरू किया तो स्कूल ही में सिर्फ रहते थे। स्कूल में लेज़र आवर में पहले एक पेज में लिख लेते थे, और लिखने के उस वक्त तो बहुत दिक्कत, फैक्स वगैरह भी नहीं था, फ़ोन की फैसिलिटी भी हम लोगों को नहीं थी, तो लिख के डाक से, पोस्ट ऑफिस से न्यूज़ भेजते थे, छपती थी। तो जो न्यूज़ की जो कॉपी रहती थी और जो खबर छप के आती थी उसको मिलाते थे। शुरू के ज़माने में 1 साल तक कि देखें कौन चीज़ हमने लिखी है और कहाँ से वहाँ से एडिट किया गया है। तो फिर समझ जाते थे कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। तो 1 साल तक ये रहा, उसकी चीज़ें मेरी कटती छपती रहीं। उसके बाद तो हम समझते हैं कि इधर लगभग 30 सालों में मेरा एक जुमला भी अखबार नहीं काटता है। बल्कि वही वजह थी कि जब रांची एडिशन कौमी तंजीम का आया तो पहला एडिटर में ही उसका बना के बाज़ाब्ता रांची में रहा। पूरा अखबार को हमने जमाया, 6 महीने तक रहे। कुछ घरेलू मजबूरियाँ थी कि हमको अखबार छोड़ के वहाँ से आना पड़ा। इसके अलावा भी देश के बहुत सारे अखबारों में लिखा हमने।
और उर्दू सहाफ़त का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, मौलाना आज़ाद सहाफ़ती अवार्ड, वो अवार्ड भी मुझे मिला है। अच्छा, तो ये कब मिला था? ये अवार्ड हमको 3 साल कबल मिला है। वो देखिए आपके सामने वो टंगा हुआ है। अच्छा, दिखाओ अवार्ड फजल। वो सामने वाला, ये वाला? हाँ। अच्छा, हाँ, वहाँ कैमरा दिखाओ ना। चले जाओ। हाँ, ये देखिए, यही अवार्ड है, मिला है उर्दू के लिए, मौलाना आज़ाद अवार्ड। बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है और हम लोगों को शायद मालूम भी नहीं था, अभी मालूम चल रहा है बात करने से। तो यही है, जर्नलिज्म में अब तक बात नहीं करते हैं तो बहुत चीज़ें हैं जो छुपी रहती हैं। तो यही ज़रूरी है, बात करना, हर एक इंसान से बात करना, हर एक शख्स से बात करना ज़रूरी होता है, हर मुद्दे पे बात करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर बात नहीं करते तो ये भी नहीं पता चलता कि जो केस था निकाला गया है जेवियर में, वो अभी तक चल रहा है। हम लोगों को लगा था कि केस खत्म हो गया होगा। केस नहीं, अभी तक मुकदमा चल रहा है। बिल्कुल। और मुकदमे में स्कूल की तरफ से जो जवाब दाखिल हुआ है, वो मुझे 100% यकीन है कि वो फैसला मेरे ही हक में होगा। मैं उसके इंतजार में हूँ। देखिए, जेवियर स्कूल के जस्ट बगल में ही घर है इनका, छोटा सा घर है। आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं। यही पुराना घर बहुत पहले से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी भी वैसे ही है जैसा शुरू में था। और जैसा सर ने बताया कि बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बाइक नहीं लेते हैं। तो यही एक लाइफ है, एक पत्रकार की जो लाइफ है, टीचर से फिर पत्रकार और फिर अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे आज ज़फ़रुल्लाह सादिक सर से, जो हज़ारीबाग के बहुत उर्दू में, तो हम कह सकते हैं कि बहुत कमांड है, ऐसा कमांड शायद ही किसी को उर्दू में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया।